प्रिय साथियों, आज भारत के ग्रामीण युवक या यूँ कहिए मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय युवक के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे चैलेंजेज हैं जिसको लेकर विभिन्न फोरम पर हम बात करते रहते हैं। आज विशेष रूप से 3 बातों की बात करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे कि उनके सामने समस्याएं क्या हैं, चैलेंजेज क्या हैं और उनमें सुधार क्या क्या हो सकता है और वह स्वयं अपने आप में क्या सुधार लाकर इन समस्याओं को या इन चुनौतियों का सामना कर सकता है। सबसे पहली समस्या आती है शिक्षा की। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है और इतनी बेकार हो गई है कि आज मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय युवा को, चाहे वह शहर में है या वो ग्रामीण क्षेत्र में है, शिक्षा पाना लगभग असंभव सा हो गया है। दूसरी, यदि शिक्षा किसी की पूरी भी हो गई, शिक्षा किसी ने पा भी ली, तो उसके लिए समस्या आती है अनएम्प्लॉयमेंट की। बेरोजगारी की समस्या इतनी मुँह बाई खड़ी है कि आप आज रोजगार नहीं है, वह आज बीटेक करके या एमबीए करके, वो बी ग्रेड या सी ग्रेड इंस्टीट्यूशन से, वो आज 10,000 रुपये की नौकरी करने को मजबूर है। 10,000 रुपये की नौकरी में उसने यदि बैंक से लोन भी लिया है तो उसकी भी भरपाई नहीं होती। इसीलिए एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ठीक से सोचने की, या हम एम्प्लॉयमेंट कहाँ नया जनरेट करें, उस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। तीसरी समस्या है एक्सप्लॉयटेशन अंडर द नेम ऑफ एक्सपीरियंस। आज जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या एम्प्लॉयर्स हैं या उनके जो मैनेजमेंट ग्रुप के लोग हैं, वो आज ग्रामीण या मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय युवा का एक्सपीरियंस के नाम पर, अनुभव के नाम पर खूब दबाकर शोषण कर रहे हैं। इससे कैसे बचा जाए? और यह एक बड़ी समस्या है। एक्सपीरियंस के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन है। मैं यह बात कहीं भी किन्हीं भी परिस्थितियों में कहने को तैयार हूँ। नंबर है स्किल गैप। जो आज एजुकेशन है उसमें स्किल गैप बहुत हो गया है। उसका मेन कारण तो है करप्शन, क्योंकि आज हम इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए कॉलेज या और स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशंस एक एक कमरे में 5-5 तरह के सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। ना उनके पास इक्विपमेंट है, ना उनके पास लैब है, ना उनके पास कोई प्रैक्टिकल कराने के लिए गाइड है। वो केवल पैसा कमा रहे हैं और उनका मेन उद्देश्य केवल पैसा रह गया है। तो आज यह भी एक बड़ी समस्या हो गई है। और जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ भी एकेडमिया वर्सेस इंडस्ट्री के गैप की चर्चा में बहुत बार, बहुत फोरम में, एम्प्लॉयर्स फोरम में भी और एम्प्लॉय की फोरम में भी और गवर्नमेंट फोरम में भी बहुत बार बात करते हैं। उसके अलावा एक समस्या और है जो आज मध्यम वर्गीय या ग्रामीण वर्ग के जो युवा हैं या निम्न वर्गीय युवा हैं, उनमें वह बात आती है, आई एम डूइंग व्हाट आई लव। मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। अब उसकी सार्थकता कितनी है वह समझ में नहीं आती। कि कुछ लोग हैं जो करना चाहते हैं, उनको मिल नहीं रहा है और फिर वो काम करने लगते हैं जो उनकी चॉइस का नहीं है। ये एक बड़ी समस्या है। जो वो लव करता है, जो करना चाहता है, वह उसको मिल नहीं रहा है। अब उसे कुछ भी करना पड़ता है, मजबूरी है, तो उसमें वह क्या कर सकता है। तीसरी है अनसिक्योर फ्यूचर। आज किसी भी युवा को, चाहे वो मध्यम वर्गीय है या निम्न वर्गीय है, चाहे शहरी क्षेत्र का है, ग्रामीण क्षेत्र का है और बी ग्रेड सिटी का है, ए ग्रेड सिटी का है या किसी और का भी है, सब में इनसिक्योरिटी की भावना ज़बरदस्त है। क्योंकि उनको फ्यूचर सिक्योर ही नज़र नहीं आता, क्योंकि ना तो एम्प्लॉयमेंट है, ना उनके पास कोई अपना रोजगार खड़ा करने के लिए इकोनॉमिकल कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। तो इसलिए ये इनसिक्योरिटी की भावना बहुत सारे बच्चों में पैदा हो गई है और इससे भारत में डिप्रेशन की रेट बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आज का युवा वर्ग डिप्रेशन में बहुत तेज़ी से जा रहा है। एक विशेष समस्या है युवाओं के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी, दोनों को इस पर अध्ययन करना होगा। इसीलिए आज इस विषय को चुनने की सार्थकता मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद है पेरेंटल प्रेशर। युवा कुछ करना चाहता है, पेरेंट्स कुछ करना चाहते हैं। पेरेंट्स अपने ज़माने की बात करते हैं, युवा नए ज़माने का है। पेरेंट्स के ज़माने में डिजिटलाइजेशन नहीं था, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंस का यूज नहीं था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इतनी बढ़ गई है कि एआई के बगैर कोई काम नहीं होता है। तो दोनों के बीच गैप इतना ज़्यादा है
जो जनरेशन गैप पहले 15 साल 20 साल में होता था, वो जनरेशन गैप अब 5 से 7 साल में हो जाता है। और आने वाले टाइम में ये जनरेशन गैप और बढ़ेगा, तो पेरेंट्स का प्रेशर बहुत रहता है। पेरेंट्स कुछ और सोचते हैं, बच्चे कुछ और सोचते हैं। पेरेंट्स कुछ और कराना चाहते हैं, बच्चे कुछ और करना चाहते हैं। उनकी दोनों की मिसमैच में भी काफ़ी प्रेशर बच्चों पर या युवाओं पर या युवतियों पर बढ़ता जा रहा है। अगली बात हम करेंगे मीडिया इन्फ्लुएंस। आज मीडिया में इतनी चमक दमक है, वो फिल्मों को, सोप ओपेरा को, नाटकों को इस तरह दिखाते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, भौतिकवाद ही सब कुछ है। उनको ना तो आदर्श की बात सिखाते हैं, ना मूल्यों की बात सिखाते हैं, ना इथिक्स की बात सिखाते हैं, और उनको या तो बरगलाने की बात करते हैं या उन्हें केवल वो दिखाते हैं जिनसे उनकी खुद की इनकम अच्छी होती हो। तो आज युवा को भटकाने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया से कैसा बचा जाए, इस पर भी आज चर्चा की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। अगला विषय जो मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें युवा भटका हुआ है, वह है टाइम मैनेजमेंट। आज बच्चा अपने टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है। उसके भी कई कारण हैं। नंबर 1, पैसे की कमी के कारण या इकोनॉमिकल पुअर कंडीशन के कारण उनके ट्रांसपोर्ट के साधन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई समय पर नहीं चलता। दूसरा, खुद भी वह इतना ज़्यादा मिसमैनेज हो गया है कि अपने टाइम को मैनेज करने में असुविधा है। तीसरा, लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया कि पहले लोग अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज फार्मूला को बिलीव करते थे, अब लोग देर से सोते हैं देर से जगते हैं, तो बड़ा मिसमैच हो गया है। और रात को देर तक जगते रहते हैं, देर से वह अपने घर कैसे जाएगा, उन सब चीज़ों की समस्या या टाइम मैनेजमेंट की बहुत बढ़ गई है। और जो 10वां इशू है वह है चाइल्ड लेबर। जब बच्चों की इकोनॉमिकल कंडीशंस, वह चाहे मध्यम परिवार से है या निम्न स्तरीय परिवार से है, तो उनकी इनकम कम हो जाती है, तो वह एज ए चाइल्ड लेबर काम करने लगता है। शिक्षा के लिए पैसे नहीं हैं, शहर जाने के लिए या कहीं अपने आप को डेवलप या विकसित करने के लिए उसके पास साधनों की उपलब्धता नहीं है, इसीलिए वह चाइल्ड लेबर में लग जाता है। और चाइल्ड लेबर गवर्नमेंट बहुत रोकने के बाद भी चाइल्ड लेबर रुक नहीं पा रही है। मैं इन डिस्कशन के बाद एक आंकड़ा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो अभी एक सर्वे किया गया। भारत के आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। आज 61.12% लोगों को एजुकेशन की समस्या है, वो ग्रामीण परिवेश के हों या मध्यम परिवार के हों या निम्न परिवार के हों। 61% लगभग ये मान के चलिए कि 2/3 मेजॉरिटी आज इसके लिए भटक रही है। दूसरा, जो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है सोशल साइकोलॉजी की। बच्चों की साइकोलॉजी को कोई समझने को तैयार नहीं है। लगभग 17%, 16.6% बच्चे साइकोलॉजी की समस्या से घूम रहे हैं। उनको साइकोलॉजिकल इशू है, कोई समझ नहीं रहा है, वो अपनी समस्या में मस्त हैं। बच्चे अपनी साइकोलॉजी की प्रॉब्लम लेके घूम रहे हैं और उनको कोई ठीक से ना तो समझ रहा है ना निदान करने की कोशिश कर रहा है। एक आंकड़ा और है जो अंडर न्यूट्रिशन की वजह से, क्योंकि निम्न स्तरीय परिवारों को या मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को, युवकों को, युवतियों को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो 16.63% बच्चे इसकी वजह से अनहेल्दी हैं, जिनका हेल्थ इशू है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ये दोनों इशू इसलिए हैं कि माल न्यूट्रिशन नहीं है और गरीबी में खाने को ठीक से उनके लिए साधन की उपलब्धता नहीं है। अब इसके लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हम क्या कर सकते हैं, वह स्वयं क्या कर सकता है। नंबर 1, शिक्षा के साथ साथ हम स्किल पर भी बात करें कि स्किल को कैसे विकसित किया जाए। वह है हम प्राइमरी एजुकेशन से ही, अब दोबारा से हमें उसी टाइम में उसी समय में जाना पड़ेगा कि हम बच्चे की स्किल का और मोरल बिल्डिंग का काम करें। आज ना तो बच्चे की मोरल बिल्डिंग हो रही है ना स्किल बिल्डिंग हो रही है, वह केवल भौतिकवादी शिक्षा पढ़ता जा रहा है और उसका कितना यूज है वह नौकरी के अलावा और कहीं यूज नहीं होता है। दूसरा, इसके लिए सुधार करने की आवश्यकता है कि रोजगार परक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाए। चाहे वह समाज के किसी भी तबके के लोग हों जो इन कामों को कर सकते हैं, जिन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई हुई है, वह समाज की इस जिम्मेवारी को ओढ़ने को लेने को तैयार हों और अपने यहाँ यह सब सुधार करें कि जो भी बच्चा उनके यहाँ पढ़ रहा है उसमें रोजगार परक शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा की अधिकता हो, ताकि उसको एक अच्छा नागरिक डेवलप किया जा सके।
नंबर 3 जो काम है, समाज को अनुभव के नाम पर युवाओं पर जो शोषण हो रहा है, तो उसमें अप्रेंटिसशिप जो एक्ट है उसका पालन ठीक से किया जाए, या उसके लिए कोई नई व्यवस्था निकाली जाए ताकि बच्चे को पढ़ते समय कुछ एक्सपीरियंस गेन हो जाए। हालांकि युवा वर्ग को इसमें बहुत सोचना पड़ेगा। जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो एमबीए कॉलेज हैं, जहाँ इसकी सुविधा उनको उपलब्ध होती है, वह उस समय को गंवा देते हैं, उस समय को ठीक से उपयोग नहीं करते हैं, जिनकी वजह से उन्हें एक्सपीरियंस की कमी अपने जीवन में बार बार खलती है। नंबर नेक्स्ट है अच्छा साहित्य। जो हमारी बुक्स हैं, या जो हमारे इंटरनेट पर मटेरियल है, जो हमारे वीडियो हैं, जो हमारे देखने के या समझने के या पढ़ने के और साधन हैं, उन सब में हम उन सब बातों की बात करें जिनसे उसको अच्छा साहित्य मिले, जिससे उसके नैतिक मूल्य, जिसके उसका आत्मबल, जिससे उसमें अनुशासन, जिसमें उससे अनुभव की कमी ना रहे, और वह एक अच्छे नागरिक की तरह एक देश को अपना योगदान समय से दे पाए, और एक अच्छी राष्ट्र के निर्माण में उसका सहयोग हो। नंबर नेक्स्ट है अनुशासित जीवन। बच्चों को भी जीना है, युवाओं को भी जीना है, लेकिन पेरेंट्स को भी जीना है। जो पेरेंट्स खुद ही अपने बच्चों के सामने शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, गलत ढंग से पैसा कमाते हैं, तो वो उनके लिए रोल मॉडल बन जाते हैं, और वो सोचते हैं कि शायद दुनिया ऐसे ही चल रही है, और वो भी उन्हीं कामों में लग जाते हैं, और फिर कभी नशे की आदत में, कभी गलत तरीके से पैसा कमाने की आदत में, कभी साइबर के ट्रैक में वो बच्चे फंस जाते हैं, और जीवन भर अपना जीवन एक भारत राष्ट्र पर एक जिम्मेवारी बन जाते हैं, बजाय वो असेट्स बनने के, संपत्ति बनने के, वो लायबिलिटी बन जाते हैं। नंबर नेक्स्ट है आलस्यकता। सबको अपने लेजीनेस, कंफर्ट जोन को बाहर निकल करके सक्सेस जोन में काम करना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो सीनियर पर्सन हो, चाहे वो बच्चों को पढ़ाने वाले हों। आज टीचर्स का प्रोफेशन भी बहुत अच्छा प्रोफेशन अब मैं रेस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखता। मैंने कई जगह ऐसा पाया है कि टीचर्स केवल खाना पूर्ति करते हैं, और बच्चों को वह सब नहीं सिखाते, वह सब डेवलप नहीं करते जिनकी उनको आवश्यकता है। वो केवल अपना सिलेबस जैसे तैसे करके पूरा करते हैं, या अपना कोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज क्लासेज में या एमबीए की क्लासेज में अपना कोर्स पूरा करते हैं, और कुछ और काम पर उनका ध्यान रहता है, क्योंकि उनको ही सैलरी कम मिलती है। वह भी अपनी सैलरी, एक से सैलरी से काम नहीं चलता। आज इंजीनियरिंग कॉलेज में या एमबीए कॉलेज में 30-30, 40-40 हज़ार पर यदि आप टीचर रख रहे हैं, तो उनकी शिक्षा का स्तर क्या होगा, यह समाज को समझने की, जानने की आवश्यकता है। अगला है समय का सदुपयोग। जिसको जो समय मिला है, बच्चों को समय का सदुपयोग करना है, पेरेंट्स को समय का सदुपयोग कर रहा है। समय की एक लहर आनी चाहिए कि हाँ, वी आर द टाइम बाउंड एक्टिविटीज़। हम जो काम कर रहे हैं वो सब समय पर पूरी होनी चाहिए। सरकारी परियोजनाओं को देखिए, वो रोल मॉडल की तरह ली जाती हैं। आज एक पुल का निर्माण हुआ, पिछले 20 साल में नहीं बना है, अगले 20 साल बनने की संभावना नहीं है। आज हम रोज़ अखबारों में हर एक ओवर ब्रिज की, अंडर ब्रिज की, मेट्रो रेल की, या आरआरटीएस की, या किसी और रोड की तारीख बढ़ते देखते हैं। बिल्डिंग बन रही हैं, उनकी तारीख देखते हैं। रेरा में कानून बनाना पड़ा, जिन्होंने सोसाइटी का पैसा लिया, किसी बिल्डर ने टाइम से नहीं किया। तो एक सोसाइटी में टाइम की बड़ी प्रॉब्लम है, हम टाइम को बड़ा लथार्जिक वे में लेते हैं। नेक्स्ट है जो आज बड़े लोगों ने बच्चों में, युवाओं में और युवतियों में ला दी है, वो है धर्मांधता, रूढ़िवादिता, और ऐसे कृत्य जिनकी आवश्यकता नहीं है। इन आडंबरों से, इन धर्मांधताओं से, इन कुरीतियों से हमें दूरी बनाने की आवश्यकता है। बहुत बार हमें से रोज़ बच्चे सुबह आते ही सबसे पहले यदि अखबार आता है तो पहले राशिफल देखते हैं। जो बच्चे सोशल मीडिया पर अपने स्मार्टफोन में सबसे पहले अपनी राशि देखते हैं। अरे भाई, राशि देखने से कुछ नहीं होगा। राशि 12 राशियां हैं, और संसार में लगभग 800 करोड़ लोग हैं। किन किन की किस किस के साथ मैच करेगी, तो राशि देखकर आप क्या पाना चाहते हैं, ये मेरे समझ के बाहर की बात है। तो आप थोड़ा धर्मांधता से बचें। एक नया इशू है कि जो विचारों की उत्कृष्टता है। आज किसी भी आदमी को देखिए, वो केवल पैसे की बात तो समझता है, उसके अलावा उसके जीवन में उसके अपने नैतिक मूल्य, उसके अपने इथिक्स, उसने अपने विचारों में जो एक स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, जो आध्यात्म की बात होनी चाहिए। हर तरफ छल कपट, धोखा, वैमनस्य, मारपीट, अहिंसा, ये सब बढ़ रही है। इस सब का क्या मतलब है?
आज हम समाज को कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये युवाओं को भटकाने से बेहतर है कि हम उन्हें ये नैतिक परिशिक्षा देने की कोशिश करें। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि युवा को अपने आप भी और औरों को भी यह चीज़ जानने की, सोचने की, समझने की आवश्यकता है। अब ये तो बात रही समाज के नाम पर, अब युवा स्वयं अपने नाम पर क्या कर सकता है। मैं ये कहता हूं कि उसको 9 आदतें डे 1 से छोड़ देनी चाहिए। यदि उसके पास धन का अभाव है और वह अपने आप को सुदृढ़ बनाना चाहता है तो ये 9 आदतें डे 1 से छोड़ दे। नंबर 1 है कंपैरिजन। किसी से तुलना ना करे, वो जो है, जैसा है, जहाँ है उसी को सक्सेस रहे, उसी में खुश रहे, क्योंकि तुलना सदैव आनंद को खाती है। आज अडानी और अंबानी आपस में तुलना करके दोनों को आनंद गायब है। पैसे की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन आनंद नहीं है, जीवन में संतुष्टि नहीं है। उसके पीछे है तुलना। तो ग्रामीण युवक या मध्यम वर्गीय युवक या निम्न वर्गीय युवक में सबसे निवेदन करता हूँ, उनके पेरेंट्स से भी निवेदन करता हूँ कि आप कंपैरिजन को डे 1 से बंद कर दीजिए। आप जो हैं, जहाँ हैं, वहाँ उसी काम में अपने में संतुष्ट होना चालू कीजिए और अपने लक्ष्यों की भरमार मत बढ़ाइए। आदमी कंपैरिजन में मैं ये भी करके देख लूँ, मैं ये भी करके देख लूँ, मैं ये भी कर लूँ, तो जहाँ बहुत सारे लक्ष्य बन जाते हैं तो फिर आपका जो फोकस है वो खत्म हो जाता है। जीने के प्रति असंतुष्टि बन जाती है। कम होने की भावना से आप ग्रसित होते चले जाते हैं। तो इसकी जो हल है वो है स्वयं की स्वीकार्यता। ईश्वर ने जितना दिया है, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। आप में यह गुण आना आवश्यक है। दूसरा है आराम को छोड़ना। आज हम लेजीनेस कहें, आराम कहें, कंफर्ट जोन कहें, उसे जो भी कहें, मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि जीवन में 85% लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, इसीलिए व्यथित, दुखी, परेशान, चिंतित रहते हैं। तो आप 15% में जाइएगा, जो 15% अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके सक्सेस जोन में काम करते हैं, तो आप एकदम से अपने कंफर्ट जोन को छोड़िएगा। तीसरी आदत जो आपको बहुत तेज़ी से छोड़नी है वो क्विटिंग की। बीच में काम अधूरा मत छोड़िए, गिव अप मत करिए कभी भी। जो काम हाथ में लिया है, परिस्थिति आपके विपरीत हो सकती हैं, परिस्थिति कठिन हो सकती हैं। जीवन में काम कठिन हो सकता है लेकिन असंभव नहीं। आप करने की ठानी है तो फिर कर कर छोड़िए। जो लोग बीच में काम छोड़ देते हैं वह बहुत गंदी आदत है और उससे आपकी जो अंदर की मनोबल है वह टूटता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आपने जो काम लिया है उस पर पूर्णतः फोकस होकर, एक ध्यान होकर, एक टक अर्जुन की तरह चिड़िया का निशाना लगाकर उस काम को पूरा कीजिए। उसका जीवन में अपने में कमिटमेंट जो कर दिया, राम की तरह रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने जो एक बार काम ठान लिया उसे पूरा करिए, फिर बीच में छोड़ने की आदत। तीसरा, जो बीच बीच में छोड़ते रहते हैं उनमें एक और नई बीमारी पैदा हो जाती है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को कभी लेते ही नहीं, अवॉइड करने लग जाते हैं। और जो आदमी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता वो ग्रो नहीं कर सकता। आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ने की जिम्मेवारी आपकी है, उसे लीजिए। आप यदि कोई प्रोफेशनल हैं, आप छोटी पोस्ट पर हैं, बड़ी पोस्ट पर हैं, जहाँ भी हैं, यू हैव टू बियर दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू बी मेक योर सेल्फ अकाउंटेबल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको छोड़ देनी है। इसको छोड़ने के लिए करना क्या है? डिटर्मिनेशन। हर एक का उत्तर भी साथ साथ बताते चले ताकि आपको यह न लगे कि केवल समस्या ही बताई जा रही हैं, उत्तरों की बात कौन करेगा। तो इसका उत्तर आपको मिल सकता है डिटर्मिनेशन से, दृढ़ संकल्प। नंबर 4 समस्या है आप में डिस्ट्रक्शंस, भटकाव। यह आप आज से छोड़ दीजिए। आप भटकिए मत। जिस काम में लग गए, आपकी जो भी हॉबी है, जो आपका पैशन है, जो आप में लगन है, जो आप करना चाहते हैं, उसमें थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आप आराम से कीजिए, कभी उसको भटकिए मत। उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि आप सोशल मीडिया की परवाह करना बंद कर दीजिए। दूसरा, आपके बारे में क्या कहेंगे लोग। आज का सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, इसको भूल जाइएगा। लोग तो कुछ ना कुछ अपने स्वभाव से, अपने मन से, अपने स्वार्थ के कारण आपके प्रति कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। उन बातों को आप मेरे हिसाब से भूल जाइए। दूसरा, गलत जानकारी मत करिएगा। सोशल मीडिया पर आज गलत जानकारी भरी पड़ी है, उस गलत जानकारी के चक्कर में मत पड़िएगा। आप उसे छोड़िए।
आपके पास जो ऑथेंटिक है, जो अच्छा साहित्य है, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, या मीडिया पर भी जो साइट ऑथेंटिक हैं, उन्हीं से डेटा उठाइए। हर जगह से डेटा उठाना, हर जगह के डेटा को कहीं भी चेप देना, ये गलत आदत है। इसके लिए हल क्या है? इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी चेतना को डेवलप करना। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या जिम्मेवारी है, मेरा स्वधर्म क्या है, मेरे पास रिसोर्सेज क्या हैं। तो उन चीज़ों को जानिए, अपना मंथन कीजिए, अपना चिंतन कीजिए, अपने रिसोर्सेज को डेवलप कीजिए और उनको हल कीजिए। नंबर 5 जो आपको काम छोड़ देना है वह है फ़ोन का न्यूनतम उपयोग करें। हमेशा मोबाइल फ़ोन के चक्कर में ना फंसें। आज का युवा मोबाइल के दुरुपयोग ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, और जब तक आप मोबाइल के साथ लगे रहेंगे तब तक आप कभी भी जीवन में, मैं गारंटी ले रहा हूँ, सफल नहीं हो सकते। मोबाइल पर आपके रिसोर्सेज की बर्बादी है, मोबाइल पर आपकी समय की बर्बादी है, मोबाइल पर आपके थिंकिंग पैटर्न की, जो सोचने की शक्ति है, उसकी बर्बादी है, जो जानकारी गलत उठाते हैं उसको ठीक करने की बर्बादी है। इसके लिए क्या करें? नंबर 1, मोबाइल को रात को सोने से 2 घंटे पहले उठा के एक तरफ रख दीजिए। अपने कमरे में उसे चार्ज मत करिए, कहीं बाहर करिए। सुबह उठने के 1 घंटे बाद मोबाइल यूज कीजिए, और मोबाइल तभी यूज कीजिए जब बहुत आवश्यक हो, अदरवाइज मोबाइल के एडिक्शन को छोड़ दीजिए। नंबर 6 की हम बात करेंगे, सही समय का इंतजार। बहुत सारे लोग यही बात करते हैं, राशि देखकर या किसी कहने से, कोई राहु काल के चक्कर में लगा पड़ा है, कोई दिन के चक्कर में लग रहा है कि आज तो बृहस्पतिवार है, आज काम नहीं करेंगे, आज तो मंगलवार है, आज बाल नहीं कटाएंगे, आज तो शनिवार है, आज तेल का काम नहीं करेंगे, आज तो शुक्रवार है, खट्टा नहीं खाएंगे, माँ संतोषी का दिन है। अरे भैया, इन समय में कुछ नहीं लिखा है। सब समान समय है, सब भगवान का बनाया हुआ समय है। आपके पास यदि साधन की उपलब्धता है और आपके पास पूर्णतः तैयारी है तो कोई समय खराब नहीं है। जब आप पूर्णतः तैयार हों, मैं तो बल्कि यहाँ तक कहता हूँ कि जब आपके पास 80% रिसोर्सेज और डेटा जानकारी हो, काम शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप काम शुरू करेंगे तब तक और काम हो जाएगा, तो आपका जो समय है वह बर्बाद होने से बच जाएगा। उसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, आप सभी समय सही है, यह अपने आप में दृढ़ विश्वास रखिए। नंबर 2, जो आपके पास जानकारी है वह व्यवस्थित सोच से हो। नंबर 3, जो लोग रूढ़िवादी हैं या रूढ़िवादी विचार को बढ़ाते हैं, उन सब से दूरी बनाकर रखिए, उनसे कभी नज़दीक मत आने दीजिए। और नंबर नेक्स्ट जो सबसे अधिक है कि आपका जो पैशन है, आपका जो काम है, उसमें लगाव रखिए। काम में जब तक लगाव नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आता। तो काम के प्रति जिम्मेवारी तभी आती है जब आप में लगाव हो। नंबर नेक्स्ट है, मल्टी स्किलिंग के चक्कर में मत पड़िए। मल्टी स्किलिंग आज से, अभी से बंद कर दीजिए। पहले एक काम लीजिए, एक को पूरा कीजिए, फिर दूसरा लीजिए पूरे। यह कुछ ऐसे लोगों ने मखड़जाल वेस्टर्न शब्दों से उठा करके भारत में फैला दिए हैं, जिनमें आज का युवा और युवतियाँ पूरी तरह बर्बाद कर दी हैं। तो आप विद्यार्थी को पढ़ना है तो फिर पढ़ना है, यदि खेलने में है तो फिर खेलना है। आपको डिसाइड कीजिए, मैं पढ़ने में आगे अपना करियर बनाना चाहता हूँ, या पढ़ने में, या लिखने में, या मैं खेलने में। आपको जो भी है वो डिसाइड कीजिए। ऐसे ही आप यदि किसी प्रोफेशन में है तो अपने काम में किस काम पर फोकस देना है उसको देखिएगा। तो विद्यार्थी को बहुत सारे काम एक साथ नहीं करने चाहिए, जैसे पढ़ता भी है, टीवी भी देखता है और फिर गाने भी सुनता है, नहीं संभव हो सकते। उसके अतिरिक्त आधा ध्यान हमेशा असफलता को बढ़ावा देता है। आधे ध्यान से कोई काम करेंगे तो सफलता कभी नहीं करेगी। इसके लिए करना क्या है, आप जो भी काम करें पूर्ण चेतना से करें। आप पहले तैयारी करें, अपने रिसोर्सेज को चेक कर लें, अपने मटेरियल को चेक कर लें, आप अपने समय को चेक कर लें। तो आप एक बार पूरा रिसोर्स इकट्ठा करके, पूरे टाइम को मैनेज करके, तब उस काम में एक समय ध्यान से, पूर्ण लगन के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ जुटकर करिए। सफलता की गारंटी मैं देता हूँ आपको। नंबर 8 है काम को टालने की भावना। बहुत सारे लोगों में प्रोकास्टिनेशन बहुत होता है, आज नहीं कल कर लेंगे। कबीरदास जी ने दोहा लिखा था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगा कब। और आलसी लोगों ने उसे क्या कर दिया, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, ऐसी भी तो जल्दी क्या है, जी रहा है अभी बरसों। उन लोगों से दूर रहिए जो बरसों जीने की कामना करते हैं। पता नहीं अगला क्षण हम किस हाल में होंगे, और बात बरसों की करते हैं। तो आप ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बताइए
और इसके लिए क्या करें, एक एक मिनट का सदुपयोग करना चालू करिए। 1 मिनट भी खाली गई तो आपके मन में हलचल होनी चाहिए कि 24 घंटे में से 1 मिनट कितनी कीमती थी, मैंने वो बर्बाद कर दी। दूसरा, जीवन में आपके में स्मार्टनेस, फुर्ती होनी चाहिए। आप अपने काम को आलसी की तरह मत उठिए। कुछ लोग उठने में 15 मिनट लगा देते हैं, तो 15 मिनट की कीमत वो समझते नहीं जीवन में, जबकि 15 मिनट में क्या क्या हो सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़े ध्यान से आप अपने आप को बहुत सुधार सकते हैं। नंबर 9, किसी की शिकायत मत करिए। कंप्लेंट मोड में कभी मत जाइए। आप जो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं वो करिए। सबसे ज़्यादा व्यवस्थित कीजिए अपने आप को। आप गलती करेंगे तभी दूसरा कोई आपको चीट करेगा, तभी आपको धोखा देगा, तभी आपके साथ बेईमानी करेगा। बायर्स बिवेयर कोई पहला सिद्धांत आज का नहीं है, बहुत पुराना है। क्रेता सावधान, आप सावधान रहिए। दूसरा, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। आपको यदि इस आदत से उबरना है तो हाथ में आप छोटा सा रबड़ बैंड बांधिए और उसे बार बार तोड़िए, और तोड़ने पर कभी भी आप अपने आप को कभी दुखी मत कीजिए। तो आपको अपने जो शिकायत करने की आदत है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। टूट गया तो टूट गया। जो यदि मैं आपको पूछूं कि हिंदू माइथोलॉजी में हाथ में कलावा बांधने की जो परंपरा है, उसका जन्म इसलिए हुआ था कि कलावा आप जब चाहें जब बांध सकते हैं, जब चाहें जब तोड़ सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने धर्म में उसको ऐसा घुमा दिया कि उसको रक्षा सूत्र कर दिया कि यदि वह अपने आप टूट गया तो पता नहीं क्या असुविधा होने वाली है। जबकि उसका जन्म ये था कि आप एक तो काम को याद रखें कि यार ये मैंने क्यों बांधा था, और काम खत्म होते तोड़ दें उसको। उसके पीछे संकल्प शक्ति को मजबूत करने की परंपरा थी, लेकिन हम रूढ़िवादी लोगों ने उसको कहाँ से कहाँ घुमा दिया, यह हमारे लिए जानने की चीज़ है। तो ये 9 आदतें इमीडिएटली छोड़ दीजिए। और युवाओं को करना क्या है, मैं उसकी भी बात कर लूँ। यदि आप युवा अपने आप को मजबूत और कॉम्पिटिटिव बनाना चाहता है तो उसको ये 7 नियम अपने जीवन में आज से अभी से अपनाने चाहिए, ताकि उसके जीवन में चारों तरफ खुशहाली, उमंग, उत्साह, जोश, आनंद की पूर्ति हो। सबसे पहले, अपने आप को अनावश्यक विषयों और वासनाओं से दूर रखें। जो चीज़ मेरे काम की नहीं, उससे आप दूर रहिएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण भी दूंगा, गपशप करना किस काम की है, चुगली करना किस काम की है, किसी से जलन करना, ईर्ष्या करना किस काम की है, निंदा करना किस काम की है। तो इन चीज़ों में बहुत समय लगता है। हम गली के नुक्कड़ पर या आते जाते या मेट्रो स्टेशन के बाद खड़े होकर के या जो छोटे शहरों में बहुत समय बर्बाद करते हैं। तो आप अपने आप को इन चीज़ों से बचाइए। तो इन चीज़ों में अपने आप को अनावश्यक विषयों से आज से दूर कर दीजिए कि मेरे जो गलत मित्र हैं मैं उन सबको छोड़ दूंगा, गलत बुक्स घर से उठा के बाहर फेंक दूंगा। ये सब काम आज फिल्टर कर दीजिए। दूसरा, उन लोगों से दूर रहें जो आपको अनावश्यक रूप से राय देते रहते हैं, जो आपको समय समय पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं, उनसे बचिए। उनको अलग कर दीजिए, उनको कहने दीजिए। यह बीमारी अपने से बिल्कुल दूर रखिए कि क्या कहेंगे लोग जो कहेंगे कहते रहेंगे। आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाना है, अपने आत्मबल को मजबूत करना है, आत्म एनालिसिस करना है, आत्मनिरीक्षण करना है, आत्म आकलन करना है, अपने हिसाब से अपना काम स्वयं करना है। वही लोग ज़्यादा भटकते हैं जो किसी भी बात को सुनकर अपने अंदर भावनाओं में हीनता पैदा कर लेते हैं। नंबर नेक्स्ट है, अपनी प्राथमिकताओं को समय से पूर्ण करें। आपके जो प्रायोरिटी वर्क हैं, आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी फिक्स कीजिए और अपनी प्राथमिकताओं को समय से पूर्ण कीजिए। नंबर 4, अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। जो मैंने अभी कंपैरिजन की बात की थी, आप भगवान ने बिल्कुल अकेले बनाए हैं और अनुपम बनाए हैं। संसार में लगभग 800 करोड़ लोग हैं। किसी के अंगूठे के या उंगलियों के निशान या आँख की पुतली के निशान एक दूसरे से मैच नहीं करते। भगवान ने या प्रकृति ने हमको इतना अलग बनाया और हम दूसरे से कल्पना में अपनी तुलना कर अपने आप को बर्बाद करने में लगे हैं। तो तुलना आज से अभी से बंद कर दीजिए और जो पर्याप्त है उस पर काम करते हुए अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनकर आगे बढ़िए। नंबर नेक्स्ट हम बात करेंगे, अपने आनंद की जिम्मेवारी अपने ऊपर लें। कोई दूसरा आपको आनंद नहीं देगा। आपको अपना आनंद उठाने के लिए आपको अपने रास्ते, आपको किस में आनंद मिलता है, समय पर कार्य पूरा करने में, सफलता मिल जाने में, लोगों की मदद करने में, लोगों के साथ सहयोग करने में, इन चीज़ों में आनंद ढूंढिए। उन जो नकली आनंद है उस आनंद से आनंद की प्राप्ति नहीं होती। वह तो किसी के दिल को दुखाकर, किसी पर गलत तरीके से हंसकर आनंद नहीं है।
नंबर 6 जो मैं आपको बहुत ज़रूरी मानता हूँ अपने जीवन में, मैं सलाह देता हूँ कि ये अभी से चालू कीजिए, वह है हर समय, हर परिस्थिति में, हर एक के साथ मुस्कुराते रहिए। जीवन में मुस्कुराना सीखिए। विषम से विषम परिस्थितियों में आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि चेहरे पर मुस्कान व्यक्ति का सबसे सुंदर गहना है। यदि कोई भी कितना ही महंगा गहना खरीद कर लाए, यदि चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव नहीं है, तो उस गहने की वैल्यू जीरो है। तो आप अपने चेहरे पर मुस्कान लाइए। और इसमें लगता क्या है, और आपके चेहरे की मुस्कान 10 चेहरों पर और मुस्कान लाएगी। आप यदि किसी के पास गर्दन नीची करके, झुका करके, लटका हुआ मुंह लेके जाएंगे तो वो भी दुखी होगा कि कहाँ से आ गया यार। लोग तरह तरह के वर्ड ढूंढने लग गए हैं इस तरह के काम को लिए। तो आप तो एकदम प्रफुल्लित, आनंदित, उमंग से भरे हुए चेहरे पर मुस्कान लेकर घूमिए। जो जीवन में होगा उसके लिए मेहनत कीजिए। नंबर जो 7 है, मैं जिसको बहुत आपको सबको और स्वयं भी अपने जीवन में करता हूँ, आप क्षमता अनुसार अपने काम को रचनात्मक और सृजनात्मक तरीके से कीजिए। आपकी जो भी क्षमता है, आपकी अपनी कैपेबिलिटी असेसमेंट अपने आप कीजिए, कॉम्पिटेंसी असेसमेंट अपने आप कीजिए, आप अपने रिसोर्सेज का आकलन अपने आप कीजिए। तो जितनी आपकी क्षमता है, जो आप कर सकते हैं, उन सबको आप डिसाइड कीजिए और उस हिसाब से अपना काम स्वयं कीजिए। किसी और के चक्कर में मत पड़िए। हम जो डिपेंडेंसी बढ़ा लेते हैं वह हमारे लिए जीवन में अपराध बोध कराती है, वह अभिशाप बन जाती है। तो आप कभी किसी पर निर्भर मत बनिए। आत्मनिर्भर बनकर अपना काम, अपने जो मैंने नियम बताए हैं, क्या छोड़ना है, क्या करना है, क्या चुनौतियों का क्या क्या है, उन सब में करते हुए, और आपको लगता है तो मेरा सदुपयोग कीजिए, हमें लिखिए। हम सदैव आपके साथ, मैं और मेरी एनजीओ सदैव इन्हीं कामों में, लोगों की मदद करने में सदैव अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप हमें लिखिए, ज़रूरत पड़े तो हमें बुलाइए, हम आपकी मदद के लिए कहीं भी आकर कुछ भी प्रोग्राम करके आपको मोटिवेट कर सकते हैं। तो आज इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से करबद्ध